हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम? शायद क्वेश्चन लगाए हमने, करेक्ट ना? क्वेश्चंस लगाए थे, यस। हमने सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस में एन टाइप पी टाइप वाला कहानी कंप्लीट कर लिया ना। आज और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को डिस्प्ले करवाइए सर। चलिए डिस्प्ले करवाते हैं, हमें तो मोबाइल से ही देखना पड़ेगा। ये रहा आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन है, करने में बहुत मजा आएगा आपको, है ना। जब भी हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं या जब भी उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं तो हर कोई क्यों सलाह देता है कि ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं? वो इसलिए कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन से लेवल तक पूछे जाएंगे, उनमें क्या क्या चीजें डाल दी जाएगी। कोई अलग से चीजें लेके ना, जो आपने पढ़ा उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे। और आजकल का पैटर्न क्या है? मिक्सिंग पैटर्न। बहुत सारे क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी कि सेंसर वाला क्वेश्चन रहेगा बट उसमें एनालॉग वाले सर्किट लाइक ओपएम भी इंक्लूड रहेंगे। यानी कि आपको सारी एप्लीकेशन याद होनी चाहिए, आपको ओपएम के बारे में भी याद होना चाहिए, आपको स्ट्रेन गेज यदि उसमें इंक्लूड किया तो उसके साथ कैसे डील करना उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, बराबर। तो ये जो मिक्सिंग वाली कहानी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे। और मिक्सिंग के अलावा जैसे आपको मेजरमेंट में हमने पढ़ा था ना, रिलेटिव एरर टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने, परसेंटेज एरर वाली बात करी थी ना हमने, है ना। मतलब एरर को विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू देखा था ना, देखा या नहीं था, है ना। तो एरर को एरर के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूटिलाइज हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि कहानी क्या हो रही है आजकल के दिनों में कि सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बेहद जरूरी है ना। तो प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन पे आते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। गेज फैक्टर दिया है 2। अनस्ट्रेन रेजिस्टेंस, मतलब जब आपका स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस दिया हुआ, जब उसको स्ट्रेन नहीं दिया गया है तो उसका रेजिस्टेंस जो है दैट इज नथिंग बट द 120 ओम, बट दिस इज गिवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ध्यान, टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 150 डिग्री, है ना। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कि जिस टेम्परेचर पे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं दैट इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैक्सिमम वोल्टेज है। ओके, नाउ टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन होगा उसकी बात है। तो 2 गुना 10 to the power -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। हर एक डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट होना है ना। मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंसाइल ले लो या कंप्रेसिव ले लो, वो जो स्ट्रेंथ दी हुई है मैक्सिमम जो अप्लाई हो सकती है वो दी हुई है कितनी? 2 गुना 10 to the power -2। ये मैक्सिमम स्ट्रेन हम अप्लाई कर सकते हैं, वो बोला, ठीक है। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहला क्वेश्चन जो आपसे, क्वेश्चन नंबर जो 6 इसमें डाला हुआ है वो क्या है? बोल रहा है कि द टेम्परेचर, ध्यान से, द टेम्परेचर इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस एरर। बिल्कुल, टेम्परेचर की वजह से यदि आपका स्ट्रेन गेज है तो इस स्ट्रेन गेज में टेम्परेचर की वजह से भी इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, बराबर ना। रेजिस्टेंस चेंज होगा टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर यदि इसमें आया ना जी तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, पक्की बात है। लेकिन आपने तो स्ट्रेन गेज को डिज़ाइन किसके लिए किया है कि भाई इसमें जब हम स्ट्रेन देना तो रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हुआ वो तो एरर है। तो क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है कि द टेम्परेचर इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस एरर एट द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन ओनली, assuming self hitting effect to be negligible। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये जो टेम्परेचर
के कारण जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ ये एरर है या नहीं, ये एरर है नहीं। तो ये जो एरर है ये विथ रिस्पेक्ट टू आपको इस स्ट्रेन के कारण जो रेजिस्टेंस चेंज होगा ना उसके रिस्पेक्ट में लेना है। सपोज स्ट्रेन के कारण रेजिस्टेंस चेंज इतना है, टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस चेंज इतना है, तो ये इस वैल्यू का कितना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द टेम्परेचर इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस एरर एट द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात हो रही है, ड्यू टू मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन ओनली। जब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन जब आप इस पे लगा दोगे, मतलब 2 गुणा 10⁻⁻2 लगा दोगे, उसके रिस्पेक्ट में जो ये आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और जब टेम्परेचर लग जाएगा वो भी फुल, उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज होगा दिस। नाउ ये इसका कितना परसेंटेज है, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है जी। सो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है। ओके, तो रेजिस्टेंस का रिलेशन आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज है क्या? नहीं है तो देख लीजिए, क्योंकि आरटीडी जब पढ़ेंगे तब हम इसको करेंगे। आरटीडी का भी ये रिलेशन है ना। आरटीडी में क्या होता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट उसने दे रखा है, तो वो रिलेशन लिखना मुझे यहाँ पे बेहद जरूरी लगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अल्फा डेल टी। ये है आपका रिलेशन, मतलब जो रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट करेगा ना उसका पैटर्न है। कैसे, हम देखो जरा। आर नोट है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस। तो ये जो न्यू रेजिस्टेंस होगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, वो एक्चुअली क्या होता है देखो, और क्या दिया हुआ है मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। आर नोट इनटू दिस अल्फा जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, इनटू कितना, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर जो लगाया हुआ है 150 डिग्री। तो रेजिस्टेंस ये तो है भाई साहब हमारे पास कितना, 120। हमें तो चेंज चाहिए, टेम्परेचर की वजह से चेंज चाहिए। टेम्परेचर की वजह से चेंज कौन है, ये है ना। तो जब भी सिर्फ टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन आपको निकालना है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, सर अल्फा की वैल्यू है 2 गुणा 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ इस इफेक्ट से या इस कोफिशिएंट से आपका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर चेंज होने वाला है, मतलब 120 हमारे पास में है यहाँ पे। नाउ कितना इंक्रीमेंट चेंज वो सब देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 300 गुना 10⁻⁵ गुना 120। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 36123 गुना 10⁻⁵। सो दिस इज नथिंग बट 0.36। सो 0.36 ओम ये रेजिस्टेंस वेरिएशन हुआ। मतलब कि टेम्परेचर यदि 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए ना राजा इस पे, तो यूं मान के चलिए कि रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा टेम्परेचर के बाद, वो हो जाएगा कितना, बोलेंगे जल्दी से, 120.36 ओम। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये टेम्परेचर की वजह। तो टेम्परेचर की वजह से चेंज पता चल गया। अब टेंसाइल स्ट्रेन देंगे, उसकी वजह से आर एप्सिलॉन नहीं निकाल पाएंगे क्या? सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। चलिए हम यहां निकालते हैं। गेज फैक्टर इज इक्वल टू डेल आर बाई आर अपॉन एप्सिलॉन मैक्स। देखिए डेल आर यहां से निकल जाएगा क्योंकि सबकी वैल्यू हमें पता है। गेज फैक्टर की वैल्यू हमारे पास 2 है, डेल आर एप्सिलॉन निकालना है, आर की वैल्यू 120 है, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी है, 2 गुना 10⁻⁻2। सो यहाँ से एप्सिलॉन जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन है, दैट इज द 4.8 ओम, 4.8 ओम बराबर 4. नाउ क्वेश्चन क्या है कि ये जो टेम्परेचर की वजह से एरर जनरेट हुआ ना, टेम्परेचर की वजह से जो एरर आया ना आपका, ये आपकी स्ट्रेन की वजह से रेजिस्टेंस जो चेंज होता है उसका कितना परसेंटेज है भाई साहब। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा है कि R बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, R बिकॉज ऑफ द एप्सिलॉन का कितना परसेंट है। ये सिंपल सी कहानी आपसे पूछी गई है। तो डेल आर टी बताएंगे बच्चे 0.36,
डिवाइड बाई 4.8, डिवाइड बाई 4.8 गुणा करेंगे 100 से, गुणा किससे करेंगे 100 से। सो दिस इज नथिंग बट 36 डिवाइड बाई 4.8, 4.8, ठीक। सो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.5, 7.5। सो परसेंटेज वैल्यू है ये 7.5 है। गॉट द पॉइंट। सो आपका आंसर है 7.5 ना। इसी क्वेश्चन का दूसरा आपका जो ये जो क्वेश्चन है इसका जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से शायद बहुत सारे लोग नहीं बनाएंगे उसको, बट जिसका नेटवर्क पे अच्छा कवर है वो उसे बना देगा। अच्छा जी, कुछ लोग नेटवर्क पे कवर होने के बाद भी नहीं बना पाएंगे, पर अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी जो इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके जी, इस क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम को। तो ये रहा जी डायग्राम, और डायग्राम आपको कह रहा है, मैं आपको सबको चुनौती दे रहा हूँ कि खुद से करके दिखाइए, फिर देखिएगा मजा। किसी से बनेगा किसी से नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 strain gauges with the specification given above are measured on a structural member in a push-pull configuration। क्या होता है push-pull, you know very well। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आउटपुट इज फेड टू एन एम्पलीफायर as shown in the figure। The output voltage V0 per unit battery voltage under maximum loading is। 4 ऑप्शन दिए हैं भाई साहब आपको, है ना। फिगर देख सकते हैं आप, ओपेम से जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, पुश पुल अरेंजमेंट है, यानी कि एक रेजिस्टेंस बढ़ना है एक घटना है वाला एडजेसेंट ब्रांचेस में जुड़ा हुआ है। आपसे आउटपुट V0 पूछा हुआ है, आपको V की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है V की वैल्यू। सारी कहानी है, बढ़ते हैं आगे। सिंपल सा नेटवर्क है। अच्छा जी सर, आप एक काम करिए, यदि इस पॉइंट का वोल्टेज हमें दे दें, यदि इस पॉइंट का वोल्टेज यदि दे दें, तो आगे ऑप-एम्प है और हम है और हमारा नॉलेज है। एनालॉग वाले सर ने, नितिन सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है कि नहीं किया है ना। तो देखिए जरा क्या होता है जी। अब देखो, हम इसको पहले तो रोंग मेथड से बताते हैं, जो रोंग मेथड आपने शायद खुद ने भी करी होगी इसको सॉल्व करते टाइम, या बहुत सारी अलग अलग बुक्स में भी अवेलेबल है रोंग मेथड। सो सबसे पहले रोंग मेथड की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई साहब ये जो वोल्टेज है ये इन दोनों ब्रांच, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, लोग सोचते हैं। सबसे पहले रोंग मेथड की मैं बात कर रहा हूं। लोग सोचते हैं ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो फिर क्या करना जी, कुछ नहीं करना, इन दोनों में वोल्टेज डिवाइड करना, बिकॉज इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए ना जी। इसको मैंने VA मान लिया और इसको मैंने VB मान लिया, है ना जी। तो लोग लिखते हैं कि VA जो है वो है R प्लस डेल R, मतलब 124.8, बिकॉज यू नो R की वैल्यू 120 है, डेल R की 4.8 है। सो ये वैल्यू गुणा सोर्स वोल्टेज ये रहा, डिवाइड बाय दोनों का समेशन, तो ये हो गया 240। लोग ऐसा लिखते हैं VA की वैल्यू। ओके, लोग फिर जाते हैं कि VB की वैल्यू क्या है जी। लोग VB की वैल्यू निकालते हैं, तो फिर सेम फंडा अपनाते हैं कि R और R कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों बराबर है तो आधा आधा ड्रॉप हो जाएगा। सो V/2 बनाते हैं वो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद प्रोसीड करते हैं। क्या मिलेगा आपको V0 जो भी मिलेगा वो V0 मिलेगा आपको रोंग मिलेगा, फर्जी मिलेगा, और आपको चीख चीख के बोलेगा कि इसके लिए तैयारी करी थी, हैं? गलत आंसर लेके आओगे तो ना IIT में जा पाओगे, ना PSU में जा पाओगे। PSU कल को प्योर प्राइवेट हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट तो करना है ना उसको। हाँ, सारे PSUs प्राइवेट हो जाएंगे तो क्या उसमें रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा? उसमें इंजीनियर की बजाय क्या किसान काम करने लग जाएंगे, नेता लोग काम करने लग जाएंगे? काम तो इंजीनियर को ही करना है। तो गवर्नमेंट के हाथों से निकल के प्राइवेट हाथों में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि नौकरियां चली जाएंगी। हाँ, नौकरियां तो रहेंगी। अच्छा जी सर, हो सकता है कि गेट एग्जामिनेशन से रिक्रूटमेंट बंद हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, गेट एग्जामिनेशन से रिक्रूटमेंट बंद हो सकता है।
तो फिर क्या करना, अरे भाई रिक्रूटमेंट बंद हो गया तो सपोज HPCL हूं मैं, तो मुझे भर्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम तो कंडक्ट करनी पड़ेगी ना, फिर वो चाहे मैं गेट से करूं या फिर सेपरेट करूं। तो कल को प्राइवेट होने के बाद कोई सा भी PSU यदि सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करता है तो वो तो ज्यादा बेनिफिट करेगी बजाय गेट के। क्यों, मैं समझाता हूं आपको। गेट की एग्जामिनेशन से एक बात बता रहा हूँ, 2011 तक सिर्फ 2012 तक सिर्फ IOCL एक ऐसा PSU होता था जो गेट से लेता था। फिर बाद में जितने भी बड़े बड़े PSU सारे गेट की एग्जामिनेशन से जुड़ गए। इससे अपॉर्चुनिटी कम कर दी सिलेक्शन की बच्चों की। कैसे कि एक एग्जाम पे डिपेंडेंसी है साहब, एक एग्जाम पे डिपेंडेंसी है, तो इस एक एग्जामिनेशन में सपोज उस 3 घंटे में उस पर्टिकुलर गेट की एग्जामिनेशन वाले दिन आप 3 घंटे नहीं चले तो फिर आपकी ओवरऑल पूरा सब कुछ बर्बाद, पूरा साल बर्बाद। आपके PSUs में आप इंजीनियर हो तो ऑब्वियस सी बात है, सोचोगे कि PSUs में चलना है, तो इन PSUs में जाने का दरवाजा बंद, गेट बंद एक ही एग्जाम से। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो पहले ये PSUs बड़े बड़े PSUs है, IOCL हो गया, IOCL तो ऑलरेडी गेट से अटैच्ड था, सेल हो गया, ONGC हो गया, ठीक है, ये NTPC हो गया, ये अपने सेपरेट एग्जाम निकालते थे। कल को फुल्ली प्राइवेट होने के बाद वो यदि सेपरेट एग्जामिनेशन निकालते हैं तो आपका फायदा है। क्यों, NTPC में नहीं हुआ ONGC में होंगे, ONGC में नहीं हुआ सेल में होंगे, अलग अलग एग्जामिनेशन। और सभी क्या पूछेंगे, सभी क्या पूछेंगे आपसे, कॉमर्स की चीजें पूछेंगे भाई, ये टेक्निकल नॉलेज ही पूछेंगे ना, जो हमने सीखा है, बराबर ना। तो कल को चीजें प्राइवेट रहे या गवर्नमेंट रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि नॉलेज है या नहीं। नॉलेज होगा तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के हाथों में हो तो भी उसकी एग्जामिनेशन निकलेगी, प्राइवेट हाथों में हो तो भी उसके एग्जामिनेशन निकलेगी, किसी के भी हाथों में उसकी एग्जामिनेशन निकलेगी। गॉट द पॉइंट। तो क्या चीज इंटैक्ट है भैया, नॉलेज। नॉलेज हमेशा रखिए, खुद को एनहांस करते रहिए, कभी भी कहीं भी लाइफ में नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। मेजरमेंट में भी मैंने एक जगह पे अपनी स्टोरी बताई थी ना, छोटी सी। प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करने के बाद जो रैंक चाहिए थी वो नहीं आई। एमटेक लिया NIT राउरकेला में, NIT में एमटेक करने के बाद जब एमटेक कंप्लीट हो रहा था उस टाइम पे ऐसे रैंक आई कि IIT मिल सकता है। तो फिर एमटेक करने के बाद IIT में जाने का तो कोई सीन था ही नहीं, कोई सीन था ही नहीं, बराबर ना। फिर अपने IBM हमने ज्वाइन कर ली, काम किया, कॉरपोरेट में काम करने के बाद फिर ऐसी रैंक आई कि PSUs मिल सकता है, लेकिन PSUs में इंटरव्यू दिए लेकिन हुआ नहीं। तो उस वक्त तक तो हमारा जो ड्रीम लाइन थी एंड दैट इज द टीचिंग, जिसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप लोगों को पढ़ाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसकी कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। IBM को छोड़ा, क्विट किया, कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि पढ़ाना है। कुछ भी कोई PSU में रैंक लाने के बाद भी इफेक्ट रहता है ना, कब आपने पढ़ाई, कब आप पास आउट हो और कितने टाइम बाद PSUs में जाओगे, इफेक्ट तो होगा ना। तो चलिए फिर नो PSUs, IBM को टाटा बाय बाय किया, कंप्लीटली टीचिंग लाइन में आ गया, सब कुछ इधर रख के। टीचिंग लाइन में सबसे पहले गेट एकेडमी से जुड़े, नाम सुना है, सबसे पहले गेटमैटिक नाम सुना है ना, लर्न गेट फ्री उसका नाम हुआ करता था, वहाँ पे हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी ज्वाइन किया भोपाल सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद जेनिक स्टार्ट किया हम लोगों ने मिलके, तो जेनिक में भी हम नहीं रह पाए, तो ठीक है, हार नहीं मानी, चीज़ों को पोलाइटली ले लिया, पोलाइटली एक्सेप्ट कर लिया, सारी चीज़ों को समझ लिया। उसके बाद रुके नहीं, जी सेंटर स्टार्ट कर दिया। और बिलीव में इतना प्यार मिला, इतना मोहब्बत मिला, कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, चैनल भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं, छोटा सा चैनल, लेकिन आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ कि खुशियों से लबालब हूँ मैं इनसाइड, एकदम लबालब वाली सिचुएशन।
क्यों डबल? जिस चीज के लिए जी सेंटर स्टार्ट किया था वो दोनों चीजें मैंने करी। नंबर एक बात, अफोर्डेबल एजुकेशन वाला टारगेट था कि जो मार्केट में 40,000, 50,000, 30,000 एक टुच्ची से एग्जाम के लिए चार्ज किया जा रहा है। ये जबरदस्ती की रेस है, जबरदस्ती की रेस। उस 40,000, उस 50,000 को बहुत नीचे लेके आ गए, बहुत नीचे लेके आए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस कम रख दी। सोचता है ना, एक मेंटालिटी चलती है ना कि प्राइस कम है तो फिर प्राइस कम है तो यार इसमें क्वालिटी में कुछ गड़बड़ होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी को, वीडियोस को ओपनली स्प्रेड कर दिया। अब क्या हुआ, बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया, फील किया यार मतलब फोन आते रहते हैं ना तो बच्चे सर आप 199 रुपीज चार्ज कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम और इनके लिए, आपने प्रीमियम सब्जेक्ट भी इतने सस्ते बना रखे हैं और क्वालिटी भयानक है। तो ओवर द टाइम क्या हुआ कि माउथ पब्लिसिटी होने लग गई। आप सभी प्यारे बच्चों ने इधर भी शेयर किया, उधर भी शेयर किया, माउथ से। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्चुअल शेयर नहीं। आपको फील, आपका जो हार्ट था ना, उसके जो स्ट्रिंग्स थे ना, उनको हमने हिला दिया। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट था ना, जो प्रयास था ना छोटा सा आपके दिल तक पहुंचने का, हमारी भी तो गेट की एग्जामिनेशन थी, आपके दिल तक का गेट खोल के आपके दिल में जाना था ना, आपके दिल में गए हम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हमने लॉन्च किया सब्जेक्ट, अफोर्डेबल हमारा मकसद था। और स्वाभाविक सी बात है, आप PSUs में क्यों जाना चाहते हैं? ताकि इस लाइफ को जी सकें, आपके हाथ में कुछ हो, है ना, अर्थ हो, दौलत हो, पैसा हो, नौकरी जॉब हो। तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या कि भैया कितने का आपको वो मिला, पैकेज, बराबर ना। विदाउट पैकेज कोई रन करेगा चीजों को? नहीं। तो पैकेज तो हमें भी मिलना था हमारे वर्क का। तो पैकेज, सिर्फ पैकेज टारगेट नहीं था, दो चीजें हमने टारगेट करी। दौलत, जो कि हर चीज का सेकेंडरी कंसर्न है। सबसे पहली बात शोहरत। शोहरत कैसे? आप सोसाइटी के लिए कुछ करते तो सोसाइटी आपको रिटर्न करती है, बराबर ना। जो चीज 40-50 हजार लोग चार्ज कर रहे हैं उसको हम एकदम बेहद नीचे लेके आ गए। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, अच्छा फ्री में नहीं दे सकते थे, फ्री में देना एक आइडियल कंडीशन है ना। ये चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? फ्री में दे देंगे तो फिर कोई क्यों देगा, पहले ये बताइए। वो स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएगा फ्री देने की स्टेज तक। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना है या नहीं करना है, बराबर ना। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीट फ्री सारी चीजें आ जाए। कोई भी नहीं दे सकता उस चीज को, बशर्ते वो कुछ एक बहुत बड़े पोजीशन में या किसी चीज में ना हो, बराबर ना। सारी चीजों को अफोर्डेबल बना दिया, बहुत प्यार मिला आप लोगों को। छोटे छोटे ज्यादा कुछ खर्च नहीं करके बड़ी बड़ी चीजें मिल गई। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार किया। जी सेंट्रिक ऐप को अभी की कंडीशन में, आज की नंबर बता रहा हूँ, 7400 पीपल, बच्चों ने डाउनलोड कर लिया। एप्लीकेशन को वही डाउनलोड करते हैं जो कुछ ना कुछ उस एप्लीकेशन में खरीदने आए हो। 7400 पीपल ने डाउनलोड करके इतना कोर्स खरीदा गया ना कि मैं लिटरली आपको नहीं बता सकता। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माई लाइफ। सबसे बड़ी बात सेटिस्फैक्शन, दिल में खुशी है। डेली फोन आते हैं, बहुत तारीफ करते हैं आप लोग, सिर्फ इसलिए कि कंटेंट क्वालिटी के साथ मोस्ट अफोर्डेबल हमने बना दिया। बहुत खुशी है, भाव विभोर वाली खुशी है। ठीक है, दिल की बात थी, शेयर कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। सर ये रॉन्ग क्यों है, ये तो बताइए। ये रॉन्ग इसलिए कि कौन बोला ये दोनों सीरीज में है? कौन बोला ये दोनों सीरीज में? सपोज ये ब्रांचेज जुड़ी हुई नहीं होती, यस 100% सीरीज में है, 100% सीरीज में, बट अभी तो ब्रांच जुड़ी हुई है, तो सीरीज में कैसे हुए?
जब सीरीज में नहीं हुए तो ये कैसे सही हुआ, तो ये चीज़ गलत हो गई, ये चीज़ गलत हो गई, बराबर ना। अच्छा, सीरीज में ये लाइन जुड़ी हो तो जुड़ी रहे, बट इसमें यदि करंट जीरो जा रहा हो, इसमें यदि करंट जीरो जा रहा हो तो भी आप बोल सकते हैं कि ये सीरीज में है, तो करंट तो जाएगा, ओपेम में करंट, इस वाली ब्रांच में करंट तो जाएगा। ये ब्रांच यहाँ से ऐसे रहती, ये नहीं जुड़ी होती, तो आई की वैल्यू जीरो होती, क्योंकि ओपेम करंट क्या लेता है, जीरो, यू नो वेरी वेल। बट नो, ये ब्रांच ओपेम में जाने वाली नहीं है, ओपेम में जाने वाली ब्रांच तो ये है यहाँ पे, तो ये करंट तो पक्का फ्लो होना है भैया, करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों सीरीज में है नहीं, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। व्हाट अबाउट दिस, सर ये ओपेम में ब्रांच जा रही है और ओपेम करंट जो इनपुट है ओपेम का वो होता है प्रैक्टिकली या नियरली जीरो। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, हम बोल सकते हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज ये है, ये परफेक्ट बात है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो अब कैसे करें। अब आपके पास दो मेथड, एक मेथड वो है कि जिसमें आप जाएंगे तो बाहर ही निकल पाएंगे, आपको नानी दादी सबको याद आ जाएगा करने में। वो कैसे, आप इसको VA मान लिए और VB की वैल्यू तो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर ली V/2। अब आप यहाँ पे नोड एनालिसिस लगाए इस पॉइंट पे, फिर आप यहाँ पे भी लगाए, फिर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी और कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उस मेथड से भी आपने किया होगा। अब हम आपको और अच्छा मेथड सिखाएंगे, वो क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का। मेरे ये रेफरेंस पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिया 1 और ये 2, इन दोनों के अक्रॉस मुझे थेवेनिन सर्किट चाहिए। पॉइंट नंबर 1 और 2 के अक्रॉस मुझे थेवेनिन सर्किट यदि चाहिए, इफ दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का, RTH और एक चाहिए आपको VTH, RTH और VTH आपको चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, है ना। VTH निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नेटवर्क थ्योरी में पढ़े हो। RTH निकालने के लिए नेटवर्क थ्योरी में पढ़े हो। VTH इज द ओपन सर्किटेड वोल्टेज। चलिए, ओपन सर्किट वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट को ओपन कर दीजिए। ये पूरे सिस्टम को आपने ओपन कर दिया, बराबर ना। 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। अब बताइए ये वोल्टेज VA कितना है जी, सर VA सिंपल सा अब डिवाइड कीजिए, आप ड्रॉप कीजिए, है ना। तो ड्रॉप करने के बाद 124 गुणा देश डिवाइड बाई देश, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.52। इसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये मैंने यहाँ लिख दी 0.52 वोल्टेज, 0.52। यहाँ की पॉइंट नंबर 2, ये रहा पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 पे जो वोल्टेज है वो है आपका कितना, 0.5 V। अब आप चाहे तो VTH निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, बट मैं नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल पॉइंट्स मुझे ओपेम्प पे लगाने हैं, इसलिए, है ना। ओपेम्प पे 2 टर्मिनल होते हैं ना, तो दोनों को मैं बाइफर्केट कर पाऊँ, इसके लिए इन दोनों का एक नहीं बनाया, अदरवाइज VTH क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब RTH की बात होगी तो इन दोनों के बीच का पॉइंट RTH, इन दोनों पॉइंट 1 और 2 के बीच का RTH क्या होगा भैया, सारी बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए, जो भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उन्हें शॉर्ट कर दीजिए, करंट होता तो ओपन कर देते। तो ये R और R सीरीज पैरेलल, ये भी दोनों पैरेलल। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट सीरीज। सो 1 से 2 के बीच में जो RTH है वो कितना जी, RTH जो वो आएगा आपका 120 प्लस 120 नहीं 60 प्लस, वो RTH जाएगा 60 प्लस 59 एंड समथिंग, सो 119.90 एंड समथिंग आएगा, ठीक है। ये आएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब कुछ लोग ये भी बता दिए कि इस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस ले लिया 120 पैरेलल 60 यहाँ लिख दिए, और इन दोनों को रिजल्टेंट करके 59.90 यहाँ लिख दिया। नहीं राजा, रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसके आगे हमें R फिर मिल गया, यानी कि 120 कनेक्टेड है यहाँ पे भाई साहब, 120 कनेक्टेड है, एंड दिस इज नथिंग बट लाइक दिस, और ये है 10 टाइम्स यानी कि 1200, एंड ये V0 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ये पूरा वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज भी यही है, ठीक है। आपको क्या लगाना है,
KCL KVL आप KCL जानते हैं, नोडल एनालिसिस जानते हैं, यहाँ पे लगा दीजिए। सो 0.5 ऑफ V माइनस 0.52 ऑफ V डिवाइड बाई 119.90। ठीक है, आप 60 यदि यहाँ लिखे होते, जो कि नहीं लिखना है आपको, तो 59.90 आप करते ना, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। प्लस 0.5 वोल्ट माइनस V0 डिवाइड बाई 1200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V0 की वैल्यू यदि आएगी तो V0 बाई V के फॉर्म में आएगी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.399। ठीक है, जो कि ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट इक्वल टू दिया हुआ है 0.4 आंसर रहेगा, 0.37 आंसर नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। V0 पूछा था तो V के टर्म में आएगा, बट V की कोई व्यवस्था नहीं की है, तो आपका V0 इज द आंसर ओनली। V0 बाई V इज द आंसर, दैट इज द 0.4। ओके, समझ में आया ना?